हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट 399 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड द नंबर ऑफ गुड पेयर्स 2। इस प्रॉब्लम में हमें दो इंटीजर एरे दिए हुए हैं, साथ में हमें एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया हुआ है। इन्होंने एक गुड पेयर की डेफिनेशन दी है। एक पेयर आई जे को ये गुड कहते हैं अगर नम्स वन का ith एलिमेंट और nums टू का jth एलिमेंट, इनके बीच में रिलेशन इस तरह से हो कि nums वन का जो ith एलिमेंट है वो डिविजिबल हो nums टू के jth एलिमेंट इनटू के। इससे अगर वो डिविजिबल है तो वो एक गुड पेयर है। हमें टोटल नंबर ऑफ गुड पेयर्स रिटर्न करने हैं। जैसे एग्जांपल देखें, 134, 134 और के हमें दिया है 1। अगर हम देखें, 1 हमारा 1 इंटू वन इससे डिविजिबल है, तो ये एक गुड पेयर है। 1 1 हमारा एक गुड पेयर है। फिर मैं इस वन को 3 से देखूं, 1 3 इंटू 1, 1 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये गुड पेयर नहीं है। 1 4 ये भी एक गुड पेयर नहीं है। फिर अगर हम 3 1 देखें, 3 हमारा 1 इंटू 1 इससे डिविजिबल है तो 3 1 हमारा एक गुड पेयर है। 3 हमारा 3 इंटू 1 3 इससे भी डिविजिबल है, तो ये 3 इंटू 3 ये भी हमारा एक गुड पेयर है। फिर 3 और 4 हमारा गुड पेयर नहीं है। सिमिलरली 4 1 और 4 4 ये भी हमारे गुड पेयर्स है। तो टोटल हमारे कितने गुड पेयर्स हैं? 5। वही हमें रिटर्न करना है। नॉर्मल अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली हम सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करें। हम एक एलिमेंट को फिक्स कर दें, फिर दूसरे एरे के सारे एलिमेंट के साथ वन बाय वन देखें कि उसके साथ ये गुड पेयर बना रहा है या नहीं बना रहा। इससे हमारी टाइम वेस्ट क्या लगेगी? एन इंटू एम। हम एरे वन के एक एलिमेंट को फिक्स करेंगे, फिर एम साइज का लूप लगाएंगे। हमारे एन एलिमेंट्स है तो एन इंटू एम, इतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी। लेकिन हमें एरे का साइज दिया हुआ है कि अप टू 10⁻5 हो सकता है। तो यानी कि 10⁻5 इंटू 10⁻5, 10⁻10, यहाँ तक हमारी टाइम वेस्टिंग चली जाएगी। तो हमें इसको बेटर करना है। बेटर करने के लिए आप एक चीज नोट करो, अगर हमें एक नंबर दिया हो, जैसे मैंने यहाँ पर एन लिया है 36, हमें एक 36 नंबर दिया है। अगर हमें इसके फैक्टर्स निकालने हो, बेसिकली कि ये 36 1 से लेकर 36 तक किस किस से डिविजिबल है, किस किस एलिमेंट से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं? 1 से लेकर 36 तक का एक लूप लगाएंगे, फिर देखेंगे ये 1 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये इसका एक फैक्टर हो गया। फिर 2 से है तो 2 इसका फैक्टर हो गया। 3 से डिविजिबल है, 3 इसका फैक्टर हो गया। 4 6 9 12 18 और 36 ये इन इन नंबर से डिविजिबल है। इसके अलावा वो किसी भी बाकी नंबर से डिविजिबल नहीं है। हमने क्या किया? हमने 1 से लेकर 36 तक का एक लूप लगाया और फिर इसके सारे फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसमें आप एक चीज नोट करो, यहाँ पर हमारा 1 इंटू 36 है, ये यहाँ पर 36 इंटू 1, 2 इंटू 18, 18 इंटू 2, 3 इंटू 12, 12 इंटू 3, 4 इंटू 9, 9 इंटू 4 और 6 इंटू 6। यानी कि जो भी इस नंबर का स्क्वायर रूट है 6 है, उसके बाद सारे के सारे फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये 9 कहाँ से आ रहा है? हमने 4 इंटू 9 लिया था, अब 9 इंटू 4 हो गया। अगर हम 36 तक का लूप ना लगाकर उसके स्क्वायर रूट तक ही लूप लगाए, स्क्वायर रूट तक क्यों? क्योंकि आई इंटू आई हमारा नंबर के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिखते हैं? आई स्क्वायर इक्वल टू एन, आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। यानी कि हमें केवल स्क्वायर रूट ऑफ एन यहीं तक लूप लगाने की जरूरत है। हम इसके सारे फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा मान लो हमने 1 से 6 तक का लूप लगाया, ये 1 से डिविजिबल है, आई हमारा हो गया 1, आई इंटू आई इक्वल टू एन था, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? एन बाय आई, यानी कि 36/1। दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो गया? 36। फिर हमने 2 से देखा, 36 2 से डिविजिबल है, एक फैक्टर क्या आ गया? 2। दूसरा क्या आ जाएगा? 36/2 एन बाय आई, यानी कि 18। एक फैक्टर हमारा क्या है? 3, 36/3 12। एक फैक्टर क्या है? 4। हमारा दूसरा क्या आ गया? 36/4 9। एक फैक्टर क्या है? 6। दूसरा भी क्या आ गया? 6, यानी कि सेम ही फैक्टर आ गया। तो इसको एक ही बार कंसीडर करना है। हमारे सारे फैक्टर क्या बने? 1 2 3 4 6 18 9 12 36। ये हमारे 9 इसके फैक्टर्स बने। इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो अगर मुझे इस एन एक ही नंबर दिया होता और ये पता करना होता कि ये इस एरे में हमें कुछ इंटीजर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इस एरे में ये किन किन एलिमेंट से डिविजिबल है। इसके लिए एक तो हम क्या कर सकते थे, हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं, क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, 6 से, 18 से, 25 से। इस एरे पर एक लूप लगा लेते और चेक कर लेते कि किस किस एलिमेंट से वो डिविजिबल है और उसका काउंट फाइंड आउट कर लेते। सेकंड तरीका क्या था? हमें पता है कि इसके फैक्टर्स हम स्क्वायर रूट ऑफ एन, इसके स्क्वायर रूट तक लूप लगाकर फाइंड आउट कर सकते हैं।
यानी कि हमें वे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिन जिनसे वो डिविजिबल है। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें बस ये देखना है जो जो इसके फैक्टर है वो हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो कितने टाइम्स प्रेजेंट है। जैसे टू, टू हमारा 3 टाइम्स प्रेजेंट है, यानी कि इस टू की वजह से हमारे आंसर में 3 टाइम्स कंट्रीब्यूट होगा। 36 इस टू से भी डिविजिबल है, इस टू से भी, इस टू से भी, तो हमारे आंसर में 3 ऐड हो जाएगा। फिर अगर हम देखें, ये 6 हमारा 36 का एक फैक्टर है, और ये 6 हमारे एरे में कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, यानी कि हमारे आंसर में 1 ऐड हो जाएगा। उसके अलावा हम देखें, हमारा 18 एक फैक्टर है, और 18 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो हमारे आंसर में 1 और ऐड हो जाएगा। तो 36 हमारा इस एरे के 5 एलिमेंट से डिविजिबल है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम 1 टू स्क्वायर रूट ऑफ एन यहाँ तक का लूप लगाए, 1 टू 6 तक का लूप लगाए, देखें कि किस किस से डिविजिबल है। 1 से डिविजिबल है, लेकिन 1 हमारा एरे में प्रेजेंट नहीं है। ये हम सिंपली कैसे चेक कर सकते हैं, हम इस एरे को एक मैप में स्टोर कर ले, एक फ्रीक्वेंसी मैप बना ले, तो इस मैप में देख के हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो कितने टाइम्स प्रेजेंट है। हम इस एरे का एक मैप बना ले, तो हमने देख लिया 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, यानी हमारे आंसर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं होगा। टू देखें, टू हमारे मैप में प्रेजेंट है और 3 टाइम्स आ रहा है, यानी टू की वजह से हमारे आंसर में 3 का एडिशन होगा। और क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, एन बाय आई, 36/2, 18 इससे भी डिविजिबल होगा। तो हम क्या चेक कर लेंगे, 18 कितनी टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और 1 टाइम आ रहा है, तो 1 हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 हमारा एक फैक्टर आया, 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है। फिर हम देखेंगे 4, 4 हमारा एक फैक्टर आया, 4 इसमें प्रेजेंट नहीं है। फिर देखेंगे 6, 6 हमारा एक फैक्टर है, और 6 इसमें प्रेजेंट भी है, 1 टाइम प्रेजेंट है, तो 1 हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे एन बाई आई, वो भी 6 ही आएगा, तो हम इसको कंसिडर दोबारा नहीं करेंगे। हम 6 को ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, इसको दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये नंबर अलग आता, जैसे हमारा 2 और 18 के केस में आया था, तो हम उसको भी कंसिडर करते। अगर हमें केवल एक नंबर दिया होता और हमें देखना होता कि वो दूसरे एरे में कितने एलिमेंट से डिविजिबल है, तो एक तरीका तो क्या था, हम दूसरे एरे पर हर बार लूप लगाएं और चेक करेंगे कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। दूसरा क्या था कि हम इसके स्क्वायर रूट ऑफ एन यहाँ तक का लूप लगाएं, दूसरे एरे का हम मैप स्टोर करके रखें, और चेक कर लें कि कितनी टाइम्स वो आ रहा है, और उससे अपने आंसर को अपडेट कर दें। ये जो दूसरी अप्रोच है कि हम स्क्वायर रूट ऑफ एन तक निकालें और फिर चेक कर लें कि वो कितनी बार एरे में आ रहा है, इसकी हेल्प से हम हमारी करंट प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे भी, हमारी प्रॉब्लम में नम्स वन भी एक एरे है, नम्स टू भी एक एरे है। अगर मैं इसको एक इंडिविजुअल एलिमेंट को कंसिडर करूं, अब अगर मैं नम्स टू के पूरे इस पर लूप लगाता हूं, तो मेरी टाइम वेलोसिटी जा रही थी एन इंटू एम, जो कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके स्क्वायर रूट तक ही लूप लगाऊं, मैं जो एलिमेंट है इसके स्क्वायर रूट तक ही लूप लगाऊं, तो मेरा क्या होगा, एन इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एन, इतने में टाइम वेलोसिटी जाएगी। मैं इसके स्क्वायर रूट तक लूप लगाऊंगा, और सेकंड एरे का मैं मैप मेंटेन करके चलूंगा, और मैप में सर्चिंग तो क्या है, ओ 1 होती है। इस तरह से मेरी टाइम वेलोसिटी किसमें चली जाएगी, एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन मेरा कितना है, 10⁻5, और मेरी जो वैल्यू है, और मेरी जो इंडिविजुअल वैल्यू है, ये अप टू 10⁻6 यहाँ तक हो सकती है, यानी कि 10⁻5 इंटू 10⁻3, 10⁻8, ये मेरा एक्सेप्टेबल रहेगा। तो हम इस अप्रोच का यूज कर सकते हैं। नाउ ये जो हमारी 10⁻8 है, ये ऑन द बाउंड्री है कि ये हो सकता है एक्सेप्ट हो सकता है कभी टाइम आउट मार जाए। तो हम इसमें एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन क्या है, हमारी इक्वेशन क्या थी, हमें नम्स वन चाहिए कि वो नम्स टू इंटू के से डिविजिबल हो। डिविजिबल होगा मतलब क्या हुआ, कि नम्स वन हमारा ए इंटू नम्स टू इंटू के ऐसा होना चाहिए। नम्स टू इंटू के से डिविजिबल है मतलब हमारा कोई यहाँ पर ए इंटीजर आना चाहिए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नम्स वन क्या है, ए कोई इंटीजर इंटू में नम्स टू इंटू के, ये है राइट। अब मैं के को इधर ले आऊं, नम्स वन बाय के, अगर ये के से डिविजिबल होगा तभी तो ये मेरा इंटीजर आएगा। तो यानी कि हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारा नम्स वन का एलिमेंट है वो के से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में ही हम क्या करें, एक बार नम्स वन पर लूप लगा लें, हर एक एलिमेंट को चेक कर लें कि क्या वो के से डिविजिबल है या नहीं है। अगर के से डिविजिबल है तभी वो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं ये देखो 3 3 से डिविजिबल है, हाँ ये एलिमेंट हमारा पॉसिबल हो सकता है, ये भी है हो सकता है, 9 भी 3 से, ये भी हो सकता है। 7 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है,
यानी कि ये हमारे गुड पेयर का पार्ट हो ही नहीं सकता। 7 को मैं कुछ भी कर लूँ, ये 3 इंटू समथिंग, इससे ये पूरी तरह से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। तो इसको मैं एरे से रिमूव कर सकता हूँ। 4 भी मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको भी मैं एरे से रिमूव कर सकता हूँ। 18 मेरा 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये मेरे एरे का पार्ट रहेगा। इस तरह से मैं nums1 एरे को अपडेट कर सकता हूँ। पहले मेरे 6 एलिमेंट्स है, अपडेटेड एरे में मेरे केवल 4 एलिमेंट्स रह जाएंगे और मुझे केवल इन 4 एलिमेंट्स के लिए ही चेक करना है। तो अब हमारा nums1 एरे अपडेट हो गया। num2 के लिए हमने क्या किया, इसका एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया ताकि हम O1 में ये देख सकें कि ये एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो कितने टाइम्स प्रेजेंट है, ताकि हम आंसर को डायरेक्टली O1 में अपडेट कर सकें। इसके बाद हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमें हर बार एक नंबर को लेना है, उसके स्क्वायर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ 3, वहां तक हमें लूप लगाना है और फिर अपने आंसर को अपडेट करना है। जैसे हमारा आया 3, 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि हमें 1 से लेकर 1 तक का लूप लगाना है। 3 हमारा 1 से डिविजिबल है, यानी कि एक फैक्टर है। अब हमें चेक करना होगा कि क्या 1 हमारा नम्स 2 में आ रहा है। उसके लिए हम इस फ्रीक्वेंसी मैप का यूज कर लेंगे। नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव कर जाएंगे। ये भी 3 है, 1 हमारा इस मैप में नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव कर जाएंगे। 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3, तो हमें 1 से लेकर 3 का लूप लगाना पड़ेगा। 1 से डिविजिबल है लेकिन 1 यहाँ पर आ नहीं रहा, आंसर में कुछ होगा नहीं। 2 से ये डिविजिबल ही नहीं है, तो हमें आगे बढ़ जाना है। हम 3 के लिए चेक करेंगे, 9 हमारा 3 से डिविजिबल है और 3 हमारा यहाँ पर आ भी रहा है। कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमारे आंसर में 2 ऐड हो जाएगा। और इस 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 9/3, 3 ही है, जिसको हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो हमें आंसर में फर्दर अपडेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे दो पेयर कौन से बने, 9, 3, 9, 3। और अब हम नम्स 1 में आगे बढ़ जाएंगे, 18 पर आएंगे। 18 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि हमें 1 से लेकर 4 तक का लूप लगाना है। ये 1 से डिविजिबल है लेकिन 1 इसमें नहीं आ रहा। फिर 2 से देखेंगे, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 2 भी हमारे मैप में नहीं आ रहा। 3 से डिविजिबल है और 3 हमारे मैप में आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम अपने आंसर में 2 ऐड कर देंगे। साथ में हमारा 3 से डिविजिबल है तो 18/3 यानी 6 से भी डिविजिबल होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा 6 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो हमारे आंसर में 1 भी ऐड हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे n तक लूप ना लगाकर स्क्वायर रूट ऑफ n यहीं तक लूप लगा रहे हैं। 18 के हमारे पेयर कौन कौन से बने, एक तो ये जो 3 से डिविजिबल था, 3 और 3, एक इसके कॉम्प्लीमेंट 18/3, 6 से डिविजिबल था, 18 और 6, ये हमारे 3 पेयर बने। तो इस तरह से टोटल हमारा 5 इस प्रॉब्लम के लिए आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले नम्स 1 को अपडेट किया। कैसे, हमने लूप लगाया और देखा कौन कौन से एलिमेंट कैसे हमारे डिविजिबल थे, वही रहेंगे। सेकंड, हमने nums2 के लिए फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया ताकि हमारा लुकिंग और सर्चिंग ऑफ 1 में हो जाए। फिर सिंपली हमने एक एक एलिमेंट को कंसिडर किया, उसका स्क्वायर रूट ऑफ n वहां तक का लूप लगाया और अपने आंसर को अपडेट करते चले गए। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। हमें दो इंटीजर एरे दिए थे। सबसे पहले हमने nums1 पर एक लूप लगाया और देखा कि हमारा नंबर के से डिविजिबल है तो ही वो एरे में रहेगा, अदरवाइज एरे में नहीं रहेगा। और हम एरे में उस नंबर को स्टोर करने के बजाय नम्स बाय के, उसका के डिवाइडेड बाय वैल्यू स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि वो के से डिविजिबल है, तो उसकी डिवाइड बाय के ये स्टोर कर लेंगे। क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या बन रही थी, nums1 डिवाइड बाय के इक्वल टू a इंटू नम्स ऑफ 2, यानी कि अगर हमारी ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई होनी है तो nums1 बाय के ये भी हमारा nums2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने इसलिए nums बाय के ये वैल्यू स्टोर कर लिया है ताकि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ नंबर तक लूप लगाएं तो हमारा कम टाइम्स लूप लगे। एक हम लगाएंगे 1 अप टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ तक लगाते, दूसरा हम लगा रहे हैं 1 अप टू स्क्वायर रूट ऑफ नम्स बाय के, तो इसमें हमारी लूप कम लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर num बाय के ये वैल्यू स्टोर कर ले रहे हैं। सेकंड, हम क्या कर रहे हैं, हमारे एरे 2 की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर ले रहे हैं ताकि हम लुकअप इजीली कर सके कि ये नंबर हमारा एरे 2 में प्रेजेंट है या नहीं है और कितने टाइम प्रेजेंट है। उसके बाद सिंपली हम अपडेटेड नम्स 1 पर लूप लगाएंगे। कहाँ तक लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, जो भी हमारा नंबर है उसके स्क्वायर रूट तक, 1 से लेकर स्क्वायर रूट तक। और क्या क्या करेंगे कि क्या वो हमारा आई इससे डिविजिबल है, अगर है तो अपने मैप में चेक करो वो नंबर कितनी टाइम्स आया है, जितनी टाइम्स आया है अपने आंसर में ऐड कर दो। और उसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर n बाई आई वो भी कितनी टाइम्स आया है वो अपने आंसर में ऐड कर दो। बस ध्यान क्या रखना है
कि अगर i और n बाई i सेम हो तो हमें दो बार ऐड नहीं करना है। जैसे 6 इंटू सिक्स, इस केस में हमें दोबारा ऐड नहीं करना है। और लास्ट में इस तरह से जो भी हमारा आंसर आएगा हमें वो रिटर्न कर देना है। उतने हमारे नंबर ऑफ गुड पेयर्स हो जाएंगे। यहाँ पर हमने एक एन साइज का लूप लगाया, यहाँ पर हमने एक एन साइज का लूप लगाकर मैप बनाया, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक एन साइज का अगेन लूप लगाया, और फिर यहाँ पर स्क्वेयर रूट ऑफ एन ये निकाला, यानी कि यहाँ से स्क्वेयर रूट ऑफ एन। तो एन प्लस एन इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एन, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, एन इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एन। ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हमने दो एन साइज के एरे लिए, यहाँ पर एक एरे, यहाँ पर एक मैप, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ओ ऑफ एन। थैंक यू गाइस।